एक बार फिर से सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बीच में लाइट कम ज़्यादा कराने के चक्कर में आपको पॉइंट नहीं क्लियर कर पाई थी। अब दोबारा मैं आपके बीच में आ गई हूँ और सभी को फिर से जानकारी दे दूँ कि मैं ये जो पढ़ रही हूँ, आज आपके बीच में जो जानकारी लेकर मैं आई हूँ, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित किया है, उसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। जिसमें कि ये डीटीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उन्होंने एक पत्र जारी किया है और उसमें इन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन इन्होंने नहीं किया है। ये सब मैंने एक बार आपको थोड़ा पढ़ दिया है। उसके आगे मैंने ये आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, जिसमें क्लियरली कहा गया कि आपको पेंशन के राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। और डीटीसी ने इसमें माना है कि आपको पेंशन आपको मिलनी चाहिए और जो भी पेंशन का अमाउंट है वो डिस्पर्स कर रहे हैं हम लोग, और जो बचा हुआ अमाउंट है हम दे देंगे। लेकिन डीटीसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए ये लेटर भी ये हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर था चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन स्कीम का, वो भी मैंने आपके बीच में रखा है, जिसमें इनको हिदायत दी गई कि इनका सीसीएस पेंशन रूल के अकॉर्डिंग आप इनकी पेंशन डिस्पर्स कर दीजिए और जो फ़ंड रिक्वायर्ड होगा उसके लिए आपको पेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग फ़ंड रिलीज़ भी किया जाएगा। ये जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से था। और उसके बाद ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो पेंशन फ़ंड रूल रेगुलेशन 1995 है, वो भी मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ और इसको भी मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, ताकि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पहले बता दी हैं क्योंकि वो पिछली वीडियो साइलेंट हो गया था, तो मैं उसको दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि ये इसमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट वगैरह मैंने आपको क्लियर की थी और बता दिया था कि इसमें कैसे कैसे जो है काम हो रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट 3 हम डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ फंड्स के लिए। द पेंशन फंड शैल बी वेस्टेड इन द ट्रस्ट constituted for the purpose of by the DTC. The trust will consist of officers nominated by the management, and there shall be a valid instrument in writing which adequately safeguards the interest of the employees and corporation, and such instrument shall be duly registered with the appropriate authority. अब सोर्स ऑफ फंड क्या होगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। सोर्स ऑफ फंड के बारे में यहाँ कहा गया कि द कॉरपोरेशन शेल share the contributory provident fund including interest occurred therein in respect of the employees who will opt for the pension scheme under the CCS pension rule 1972। इसको कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपको पता ही है, वो आप देते ही आ रहे हैं, आपका जो पीएफ कटता था उसके बारे में कहा गया है। और कॉरपोरेशन कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द पे रूल्स डियरनेस पे ऑफ द एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट बाय द पेंशन रूल्स। उसके बाद इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन पेंशन फंड एट एनी स्टेज द सेम वुड बी मेड good by increasing the rate of contribution of making the adequate provisions of DTC's resources। इसमें कहा गया कि अगर शॉर्टफॉल हो जाता है किसी भी स्टेज पर, सेम वुड बी मेड गुड बाय द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मेकिंग द एडुकेट प्रोविजंस ऑफ डीटीसी रिसोर्सेज। यानी कि डीटीसी के जो प्रोविजंस एडुकेट हैं प्रोविजंस हैं उनके तहत डीटीसी के पास जो रिसोर्सेज है उससे फ़ंड को रेज़ किया जाएगा अगर शॉर्टफॉल हो जाता है, पैसे का अरेंजमेंट कम पड़ता है तो। अब यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड की बात आ जाती है कि पैसा कैसे डिस्पर्स होगा, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है द पेंशन फंड शेल बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम देयर अकाउंट्स of the corporation and will be utilized only for the pension of the pensioners, pension commuted value of the pension, family pension to the corporation's officials and employees who were governed by the pension rule। investment of pension fund point 6 है investment of pension fund amount standing to the credit of pension fund shall be invested in public sectors duly generated by the government nationalized bank। इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी पेंशन फंड की ताकि उसकी ग्रोथ हो सके,
जो पेंशनर्स को क्रेडिट होगा जो पैसा, वो पब्लिक सेक्टर्स में यानी सिक्योरिटीज़ में लगाया जाएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होंगे और नेशनल बैंक्स होंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट होगी इसकी। और 7th पॉइंट में पेमेंट ऑफ क्लेम ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ द फंड। ये 7वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो क्लेम ऑफ पेंशन है वो फैमिली पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी एंड कम्युनिकेशन ऑफ द पेंशन शैल बी assessed, calculated and disposed of strictly in accordance with the provisions of the CCS Pension Rule 1972, Liberalized Pension Rule 1950 and applicable to the central government employees। इसका मतलब ये है कि जो पेंशन क्लेम है वो फैमिली पेंशन है, चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, ग्रेजुएटी कम कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन शैल बी असेस्ड, कैलकुलेट की जाएगी, असेस्ड की जाएगी, डिस्पोज की जाएगी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ CCS पेंशन रूल। जो आपका CCS पेंशन रूल है 1972 का, उसके हिसाब से इसको लिबरलाइज्ड किया जाएगा। पेंशन रूल 1950 एंड फैमिली पेंशन स्कीम 1964 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो समय समय पर इसमें बदलाव जो किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, एज एप्लीकेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब पेंशन पेपर्स विल बी रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द पेंशन सेल। जो भी पेंशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके वो पेंशन सेल के तरफ से जाएंगे, पेंशन के जो पेपर्स होंगे वो रिसीव किए जाएंगे, उनको प्रोसीजर में लाया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा पेंशन सेल के थ्रू, एंड द सेम विल बी प्लेस्ड बिफोर द DTC सुपरएनुएशन पेंशन ट्रस्ट। जो सुपरएनुएशन पेंशन ट्रस्ट है उसके द्वारा आफ्टर द पेंशन पेपर आर क्लियर्ड बाय द ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट will arrange payment of pension to the eligible pensioners on the basis of their pension payment orders। उसी के हिसाब से आगे प्रोसीड किया जाएगा और अरेंज किया जाएगा पेमेंट। The employees who have drawn the pensioner share of the provident fund partly or wholly shall have refund the same with interest in the event of their drawing pension. The total amount be refunded by the retired employees, existing employees, would be in the amount that would have occurred had they not withdrawn the employees share। अब इसमें कहा गया कि the employees who have withdrawn the employees share of the provident fund partly or wholly shall have to refund the same। ये कहा गया था कि उनको वो रिफ़ंड किया करेंगे पैसा विद इंटरेस्ट इन द इवेंट ऑफ देयर ड्राइंग पेंशन, अगर वो पेंशन लेना चाहते हैं तो। द टोटल अमाउंट टू बी रिफंड बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ वुड बी द अमाउंट वुड हैव अकर्ड हैव दे हैव नॉट विदड्रॉन द एम्प्लॉयज़ शेयर। तो इसमें यही कहा गया रिफ़ंड करेंगे तो हम पेंशन स्टार्ट कर देंगे। अमाउंट वुड हैव अकर्ड दे हैव नॉट विदड्रॉन द एम्प्लॉयज शेयर, जिन्होंने नहीं लिया है उनको तो पेंशन मिलनी ही मिलनी है। नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर विल बी एप्लीकेबल ऑफ द ऑफ पेंशन अमाउंट टू बी एम्प्लॉयज पेंशनर्स। यानी इसमें यह भी कहा गया कि कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। व्हाटसोएवर इट विल बी पेएबल ऑन एरियर ऑफ पेंशन अमाउंट ऑन द एम्प्लॉयज़ और द पेंशनर्स। जितने भी पेंशन के लाभार्थी हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, एरर जो पेंशन अमाउंट होगा वो दिया जाएगा। अब इसमें पॉइंट नंबर 8 है जिसमें पेमेंट ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी विल बी पेड टू द पेंशनर्स बाय DTC फ्रॉम इट्स फंड in accordance with the provisions to CCS Pension Rule 1972 as amended from time to time accordance with the employees of DA portion of the same will be transferred to the DTC Superannuation Pension Trust as approved by DTC Board Resolution 24/94 item 16/94। The amount of DA portion will be the same as it would have been paid to the employees had he have been covered under the Payment of Gratuity Act and not under CCS Pension Rule 1972। अब इसमें क्या कहा गया कि रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे ग्रेजुएटी का जो पैसा होगा विल बी पेड टू द पेंशनर्स बाय DTC फंड
यानी डीटीसी अपने फंड से उस पेंशनर्स को फंड देगी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सीसीएस पेंशन रूल एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। समय समय पर जो इसमें बदलाव किए गए उसके हिसाब से। एज सुन एज द पेमेंट द डीए पोर्शन ऑफ द सेम विल बी ट्रांसफर टू द डीटीसी सुपर एनुएशन पेंशन ट्रस्ट। एक सुपर रिनोवेशन पेंशन ट्रस्ट है एज अप्रूव्ड वाइड डीटीसी बोर्ड, जिसको डीटीसी बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। द अमाउंट ऑफ डीए portion will be the same as it would have been paid to the employer had he would have covered under the payment of gratuity। यानी कि ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, उसके तहत द अमाउंट ऑफ डीए ऑफ पोर्शन विल बी द सेम। वो अमाउंट जो होगा आपका डीए का, उसका पार्ट जो होगा विल बी द सेम, वो सेम रहेगा एज ये पेड टू द एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। और एंड नॉट अंडर द सीसीएस पेंशन रूल, यानी कि सीसीएस पेंशन रूल के तहत नहीं, वो पेमेंट एंड ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के तहत होगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द रिकवरी ऑफ द एक्सेस पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी इन अकॉर्डेंस विद द OM नंबर 25 अगस्त 94 और अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट ऑफ द पेंशन और पेंशन वेलफेयर। ये पेंशन वेलफेयर के तरफ से जो इंटरेस्ट है वो आपको चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द रिकवरी ऑफ द एक्सेस अमाउंट, अगर ज़्यादा पैसा दे दिया है तो, जबकि ज़्यादा पैसा तो कभी दिया ही नहीं है, कम भी नहीं दिया है। तो ये डीटीसी पेंशनर्स की तरफ से था, पेंशन डीटीसी डिपार्टमेंट की तरफ से था, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और उसमें जो एक्सेप्शंस थी वो था ऑल टर्म्स रूल्स डेफिनेशंस एंड कंडीशंस नॉट डिफाइंड herein shall have the same meaning respectively as assigned to them under the Central Civil Services Pension यानी CCS पेंशन रूल 1972। इसमें कहा गया कि जितनी भी टर्म्स रूल्स डेफिनेशंस एंड कंडीशंस जो यहाँ पे डिफाइन यानी परिभाषित नहीं की गई हैं, हेयरिन शेल हैव द सेम मीनिंग, उसका मतलब वही निकाला जाएगा जो कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 में कहा गया। लिबरलाइज्ड पेंशन रूल 1950, 1950 का जो लिबरलाइज्ड पेंशन रूल है 1950 का, उसके तहत फैमिली पेंशन स्कीम 1964 और जो फैमिली पेंशन स्कीम का 1964 का है वो, एंड सर्विस रेगुलेशन ऑफ दिस कॉरपोरेशन शैल बी एप्लीकेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जब आपको पता है डीटीसी सेंट्रल के पास थी उस टाइम का ये सर्कुलर है। और ये एक और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ये जो लेटर है ये मेरे पास है 7/4/2005 का, जिसमें चीफ जनरल मैनेजर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आईपी स्टेट न्यू दिल्ली को ये लेटर लिखा गया। और 7/4/2005 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को पेंशन फंड रेगुलेशन 1995 के बारे में समझाने की कोशिश की गई। सुबोध कुमार थे PCO STA जिन्होंने ये लेटर लिखा। दिस में भी एग्जामिन ऑन दी टॉप प्रायोरिटी पे एग्जामिन करने के लिए कहा गया। और इसमें कहा गया कि पेंशन फंड रेगुलेशन 1995 है, द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पेंशन फंड रेगुलेशन 1995 एज, ये वर्ड कट रहा है, वेटेड बाय लॉ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट Government of NCT of Delhi was sent to the central government approval. I am desired to produce herein the minutes of the Chief Secretary Government of NCT of Delhi as recorded in the file bearing number such and such. No aforementioned subject with respect to comment on the matter immediately. इसमें बहुत जल्दी इमीडिएटली कार्रवाई करने के लिए कहा गया। This was discussed with the Secretary Transport. It appears from the note of the department on the file that something that should have been done long time ago is now being attempted. However, before we seek LG's approval for notification of the processed regulation, we need examine whether by notifying them we would be making any unintentional कुछ अगर वर्ड समझ ना आए डिस्टिंक्शन तो कृपया करके आप उसको हिंदी में एक बार ट्रांसलेट कर लीजिएगा उस वर्ड को उठा के,
और वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हिंदी में समझा दूँ। बिटवीन पेंशनर पेमेंट्स मेड बिफोर एंड आफ्टर नोटिफिकेशन कम्स into effect, we need to save the pensioner payments and have been made before the notifications come into effect। यानी इस लेटर का और इस पत्र का जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से चीफ जर्नल मैनेजर डीटीसी को भेजा गया था, इसमें कहा गया कि इट अपीयर्स फ्रॉम द नोट, ये समझ में आता है इस नोट के द्वारा कि द डिपार्टमेंट on file that ये थोड़ा वर्ड कट रहा है, शुड हैव बीन डन लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि ये जो काम था आपका पेंशनरी बेनिफिट्स का, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। रेगुलेशन वी नीड टू एग्जामिन वेदर नोटिफाइंग देम वुड ब्रेकिंग एनी अनकंडीशनल unintentional distinction between pension payment। जी, तो मैं इसको आपको क्लियर कर दूँ। वी नीड टू सेव द पेंशन पेमेंट दैट हैव बीन मेड बिफोर द नोटिफिकेशन कम्स इनटू इफेक्ट, कि ये पेंशन पेमेंट्स का जो मसला है इसको सुलझाने के लिए नोटिफिकेशन से पहले इसको इफ़ेक्ट में ला देना चाहिए। सेकेंडली, while the power of the central government in the respect of DTC was delegated to LG on 5th August 1996, the pension scheme of the DTC employees was approved by the central government on 23 November 1992. It would therefore have been seen whether the central government had any point of time either before the transfer of DTC to government of NCT of Delhi between 23 November 1992 and 5th August 1996 notified by the regulation or not. If they have not, as appear likely, then we may have to examine whether LG can legally save even those pensioner payments made before the date on which he was employed by the central government. In such, can LG exercise the powers of delegated to him with retrospective effect। इसमें आपको याद होगा कि पहले जो थी डीटीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, और इसको फिर 1996 में 5 अगस्त को नोटिफाई किया गया और इसे डीटीसी को सेंट्रल से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। सेकेंडली, वाइल द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डीटीसी वाज डेलीगेटेड टू एलजी, पहले ये एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उनके पास थी 1996 5 अगस्त को। पेंशन स्कीम ऑफ डीटीसी एम्प्लॉयज़ वाज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ 23 नवंबर 1992, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव किया गया। इट वुड देयरफॉर हैव बीन seen whether the central government had any point of time either before transfer to DTC to government of Delhi, फिर इसको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दिल्ली गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिटवीन 23 नवंबर 1992 से लेके 96 नोटिफाइड एनी रेगुलेशन और नॉट। इफ़ दे हैव नॉट बीन अपीयर लाइकली दे मे हैव द एग्जामिन वेदर एलजी कैन लीगली सेव द even those pension payments before the date of which he was empowered by the central government। जब एलजी के पास पावर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, उन्होंने उसमें क्या चेंजेस किए और क्या पेंशन पेमेंट्स को दिया उनको या नहीं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन शॉर्टकट में ये कहा गया कि एलजी एक्सरसाइज द पावर ऑफ डेलीगेटेड टू हिम विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है भूतलक्षी प्रभाव के तहत इसको आपने डेलीगेट किया था एलजी को। और प्लीज़ नोट दैट द पॉइंट्स एग्जामिन इन द कंसल्टेशन विद लॉ डिपार्टमेंट एंड पुट फॉर द सेम एंड देन पुट द सेम, यानी इसको लॉ डिपार्टमेंट से डिस्कस करो। ये सुबोध कुमार जी ने 2005 में कहा। ये लेटर आपको मैंने बताया। और साथ में अब जो दिल्ली सरकार का जो मुद्दा है और जो हलचल चल रही है उस को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी को वोट ना देकर अब डीटीसी यूनियन वाले ये कहना चाहते हैं कि अब इस सरकार के साथ नाता तोड़ दिया जाए, हम आगे बढ़ें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और ऐसी निकम्मी सरकार को हमारा संगठन निर्णय लेता है कि आम आदमी को वोट नहीं देंगे, ताकि मज़दूर विरोधी सरकार को सबक मिल सके।
मेरा इसमें कोई विचार आपकी तरफ आपको फोर्स करने का नहीं है। ये जानकारी मैं आपके बीच में रख रही थी, वो डीटीसी की जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन है उनकी तरफ से। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ना तो चिकित्सा का लाभ मिला, ना ही उन्हें पेंशन दी गई। तो अब आपको इलेक्शन में क्या करना है, वोट किसको देनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जो भी जानकारी मेरी तरफ से दी गई है उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी कर्मचारियों के साथ कि कैसे इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है और पेंशन का और के लाभ से वंचित रखा है। कितने संघर्ष, कितने धरनों के बावजूद भी आज ढाक के 3 पात है और इसको इसकी सज़ा इन इलेक्शन में ही मिलनी चाहिए। इसी इलेक्शन में ही इनको सबक दिया जाना चाहिए। और इन्हीं बातों और इन्हीं जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, आप सभी से इजाज़त लूँगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।